अगर स्टूडेंट को बिल्कुल आइडिया ना हो लाइफ में क्या करना है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? जो उनके टीचर्स होते हैं उनके माध्यम से कभी भी हो सकती है। आजकल क्या होता है कि मार्क्सशीट में मार्क्स के हिसाब से करियर डिसाइड किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स नंबर ऑफ गेम है मात्र। तो ऐसे कई डिप्टी कलेक्टर्स आप देखेंगे जिनके मार्कशीट में नंबर नहीं है लेकिन वो उच्च पदों पर बैठे, तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी परसेंटेज का ग्राफ तो काफी है लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिल पाया। 87 13 13 थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या है ये? और ये मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों में नियम लगा दिया गया है। अगर वो युवाओं को लेके इस प्रकार की नीति बनाएंगे तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश का फिर भविष्य क्या है। कि सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों को लेके गए, स्ट्रीट डॉग पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के अंदर कुत्तों पे फैसला सुना दिया। अब आप सोचिए कि युवाओं की हालत इससे भी बुरी है। अगर आपको एक मौका मिले इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने का तो वो क्या चेंज होगा? इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी एक मौके से तो नहीं बदलने वाली। या इंडिया की नहीं, अगर मध्य प्रदेश की अगर एजुकेशन पॉलिसी की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या चेंजेस आप करना चाहेंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है। अगर हमें चॉइस मिले कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट में से प्राइवेट स्कूल को चुनते हैं। क्योंकि मैं सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ। एक एग्जाम में 4-5 साल देना एक स्मार्ट डिसीजन है। स्टूडेंट अगर 4 या 5 साल एक एग्जाम की तैयारी में निकालता है और उसको ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों का इसमें जो एक मेंटल हरासमेंट हो रहा है तो उसको मानव अधिकार आयोग में जाके कंप्लेंट कर देना चाहिए। और हमारे मध्य प्रदेश में तो खैर इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। पूरा का पूरा जो सिंडिकेट काम करता है, अगर आप उसको ढंग से ढूंढोगे तो आपको तार वहां तक नजर आएंगे जहां तक आप कल्पना नहीं कर सकते हो। राजनीति का मतलब ही यही होता है कि आप जो बोलो वो करो नहीं। हमारे यहाँ एक्चुअल में एजुकेशन का बजट एमपी में रखा ही कम जाता है। बजट तो इतना बड़ा है कि मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा राज्य हो गया है। जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो आप देखिए कि जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ये हमेशा भारत से आगे पहले ही निकल जाते हैं। टेक्नोलॉजी की नॉलेज जिसको होगी वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आपका काम आज के युग में तो नहीं चल सकता है। अगर आपको भी अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सर का इंस्टा अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल पे आप उनके लिए मैसेज या डीएम करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर से। अगर एक स्टूडेंट अगर आपके पास आता है और कोई एक अगर सलाह आपको उसको देनी हो तो वो कौन सी सलाह होगी जो आप उसे देना चाहोगे? अगर स्टूडेंट को बिल्कुल आइडिया ना हो लाइफ में क्या करना है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? उनके जो गार्जियंस होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, उनके माध्यम से कभी भी हो सकती है। जब स्टूडेंट को आइडिया नहीं है तो उसको उस व्यक्ति से चर्चा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए जिसको भी वो अपना गाइडर मानता है। ये उम्र कोई सी भी हो सकती है। क्लास 6 से 10 तक भी हो सकती है, 11-12 भी हो सकती है और ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकती है। आजकल क्या होता है कि मार्कशीट में मार्क्स के हिसाब से करियर डिसाइड किया जाता है। इससे कई बार क्या होता है स्टूडेंट की रियल टैलेंट कई बार बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज़ को स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करे? मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स नंबर ऑफ गेम है मात्र। इसका किसी के टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी हार्ड वर्क से नंबर आ जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि स्कूलों के स्ट्रक्चर भी इस टाइप के होते हैं कि कहीं पे मार्किंग अच्छी होती है, कहीं पे मार्किंग खराब होती है। जो टैलेंट होता है वो रियल होता है। अब आप अगर गुनाह के संदर्भ में देखेंगे तो ऐसे कई डिप्टी कलेक्टर्स आप देखेंगे जिनके मार्कशीट में नंबर नहीं है लेकिन वो उच्च पदों पर बैठे हैं। और कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी परसेंटेज का ग्राफ तो काफ़ी है लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिल पाया है। तो टैलेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आएगा और उसी के बेस पर आदमी आगे बढ़ता है। अगर आप में टैलेंट है तो नंबर आपके कभी भी मेंशन नहीं करे जाएंगे। आपने तो देखा होगा कई आईएएस जो 10-12 के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो इस नंबर गेम में फंसते हैं और इसका प्रेशर लेते हैं तो वो अपनी मार्कशीटें शो करते हैं कि बेटा हम आईएएस बन गए और हमारी मार्कशीटें ऐसी हैं कि हम 10th में फेल हुए हैं। ऐसे मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें सच में एक आईएएस या आईपीएस लेवल तक के ऑफिसर्स ने अपनी मार्कशीट बताई है जिसमें उनके 10th-12th में काफ़ी कम मार्क्स थे पर आज वो एक आईएएस या फिर आईपीएस के पोस्ट पे पोस्टेड है वो। हमारे गुनाह में भी कई उदाहरण हैं लेकिन मैं उनके नाम नहीं ले सकता हूँ। जो अपनी मार्कशीट लेके घूमते हैं उनकी मार्कशीट में कभी सेकंड और थर्ड डिवीजन से आगे नहीं बढ़े, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है और आज वो प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन है। तो नंबर गेम से कभी भी आदमी को इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। मैं जब किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ
कि तुम्हारे 40% हैं या 98% है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है आपकी डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। सर कुछ टाइम से मैं कुछ चीज़ें इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट देखा 87-13-13। थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या है ये? ये एक ऐसी चीज़ है जो मध्य प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र हैं ना, उनके लिए नासूर बन गई है। अब चूंकि आपने डिटेल में कहा है तो मैं डिटेल में बताऊंगा। 2019 में जो कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने क्या करा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया और बाद में इसको विधानसभा में पारित भी कर दिया। तो उसको लेके कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका लगाई और कोर्ट उस चीज़ पर केवल 3 महीने में फैसला देना चाह रहा था। तो इस फैसले में इतना डिले हुआ कि गवर्नमेंट अपने एग्ज़ाम और जो ओबीसी या अनारक्षित वर्ग का जो भी गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता था, उसको बचाने के चक्कर में अलग अलग प्रकार की परीक्षा पद्धतियों को लेके आए। तो पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ो, आप पूरे भारत को छोड़ो, पूरे विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि 87% रिजल्ट तो आपको मिल जाएंगे और 13% रिजल्ट को 2 लोगों के लिए होल्ड पे रखा जाएगा। उसमें एक ब्लॉक होगा ओबीसी का और एक ब्लॉक होगा अनारक्षित वर्ग का। यानी आप समझिए कि इन दो में से किसी एक ग्रुप को जॉब मिलेगी और उन ग्रुप वालों को 2019 से ये भी पता नहीं है, आज 2026 हो रही है, कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बट अभी तक एग्जाम को उनको ये पता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोनों को उन्होंने होल्ड पे रख रखा है और ये चीज़ इतना मानसिक प्रताड़ित कर रही है छात्रों को। आप समझिए कि किसी ने 2019 में पीएससी का एग्जाम दिया है, आज 2026 हो रही है, हो सकता है 2019 में उसका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो या हो सकता है आगे उसका एग्जाम नहीं निकला हो और एकदम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला आ जाए कि इसमें से हम एक ग्रुप को गायब कर रहे हैं, तो उस ग्रुप के बच्चों को तो एग्जाम में कोई भी पोस्ट मिलना नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि 71 पोस्ट होल्ड पे हैं, जिसपे लगभग 250 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो केवल 71 लोगों को जॉब मिलेगी। तो बाकी के लोगों को तो यही पता नहीं है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी तो अब 6 साल बाद हम करेंगे क्या। और ये मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों में नियम लगा दिया गया है। इसमें आरक्षक वर्ग हो, एसआई वर्ग हो, पीएससी वर्ग हो, आपका प्रोफेसर वर्ग हो या आपका शिक्षाकर्मी वर्ग हो, पूरे एग्जाम में 87% पर रिजल्ट आ रहा है और 13% को होल्ड करा जा रहा है। और अभी आप अच्छी इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि पिछले 5 महीने से कोशिश की जा रही है कि इस पर डे टू डे सुनवाई हो गई, तुरंत फैसला हो जाए ना। तो यहाँ पर सरकार की इच्छा शक्ति दिखती है, वो अपना कोई पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसके कारण डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। देखते देखते 3 सरकारें बदल गई। पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गई, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल पूरा हुआ और अब माननीय मोहन यादव जी का कार्यकाल चल रहा है, जिसके 3 साल गुजर चुके हैं। आप बताइए अब इससे बड़ी प्रताड़ना और क्या हो सकती है मध्य प्रदेश की युवा छात्रों की। ये 2 ऐसे वर्ग हैं जिनको बीच में खड़ा कर दिया गया है। इनको त्रिशंकु की हालत में लटका दिया गया है और ऐसा नहीं है कि ये वर्ग नहीं चाहते कि इसका कोई फाइनल डिसीजन हो। फाइनल डिसीजन के लिए उतावले हैं, वहाँ पर वकील कर के अपनी तरफ के लोगों ने अपना पूरा केस लड़ रहे हैं। अब बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है और यहाँ गवर्नमेंट के वकील नहीं पहुँचते हैं, किसी हियरिंग पे नहीं पूछते हैं, वो बहाने बना देते हैं। अब आप समझिए कि इसका मतलब क्या। सुप्रीम कोर्ट तक 6 साल बाद ये कहता है कि भाई तुम इतने देर से क्यों आए, हम डे टू डे हियरिंग करके इसको फैसला देने के लिए तैयार हैं, तब भी वकील नहीं पहुंचे वहाँ पे। अब ये मामला हाई कोर्ट में है और हर महीने में 2 बार तारीख लगती है इसकी। इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीज़ें कितनी ज़्यादा उलझी हुई हैं और क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो युवाओं को लेके इस प्रकार की नीति बनाएंगे तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश का फिर भविष्य क्या है। बिल्कुल। युवा ही तो किसी देश को, राज्य को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब आप युवाओं को बैठे बैठे ही प्रौढ़ और बूढ़ा बना रहे हैं। 7 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 2019 में कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज फैक्टर 7 साल का अगर डिफरेंस अगर आप में आ रहा है तो आप बहुत से एग्जाम्स में तो बैठने की एलिजिबिलिटी नहीं है। और Eligibility दूसरी बात खत्म है हो कि चुकी है आदमी आपकी। अगर आज से 7 साल पहले जॉब ले लेता तो उसके काम करने का तरीका अलग होता। और आज हम और आप 2026 में बात कर रहे हैं तो कहाँ का अभी फैसला हो गया है और पता नहीं है कितने साल और इसमें लग जाएंगे। एक अच्छी सी व्यंग्यात्मक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों को लेके गए, स्ट्रीट डॉग पे अत्याचार नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के अंदर कुत्तों पे फैसला सुना दिया। अब आप सोचिए कि युवाओं की हालत इससे भी बुरी है। 6 साल में कोई कोर्ट उस पर फैसला नहीं सुना पा रहा है। अगर आपको एक मौका मिले इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने का, तो वो क्या चेंज होगा? इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी एक मौके से तो नहीं बदलने वाली। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में, या इंडिया की नहीं, अगर मध्य प्रदेश की अगर एजुकेशन पॉलिसी की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या चेंजेस आप करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है कि अगर हमें चॉइस मिले कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट में से प्राइवेट स्कूल को चुनते हैं। तो प्राइवेट स्कूल को हम क्यों चुन रहे हैं? उनकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से। तो हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, और जो असली मानव संसाधन है, जो टीचर्स होते हैं, वो स्किल्ड और टैलेंटेड होना चाहिए। आप कम से कम इतना कर दो तो शायद हमारी एजुकेशन में 10% 15% का सुधार आ सकता है। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, पर उसमें से 1000 या कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की होती है या फिर सिस्टम की? अब अगर अपन पिछले सालों को देखें तो मैंने एक नोटिस करा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो रही हैं। बिल्कुल, टाइम टू टाइम घटती ही जा रही है। हाँ, क्या है कि जैसे MPPSC, जो कि मैं सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ, अगर हम उनके पुराने सालों को देखें तो कभी 2013 में 800 पोस्टें आती थी, 2014, 15, 17, 19 ऐसे एग्जामों में 600 पोस्टें आई हैं, और आज देख रहे हैं हम 150 पोस्टों पे ही संघर्ष कर रहे हैं बच्चे। और उसमें भी टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं। एग्ज़ाम तो सिस्टम अभी इतना खराब है कि जो भारत सरकार की CAG है, उसने खुद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कटाक्ष करे हैं। एक रिपोर्ट बताई है जिसमें ये बोला गया है कि आपकी जो प्रोसेस है वो इतनी पुअर है, और ये रिपोर्ट बाकायदा सार्वजनिक है जो उन्होंने राज्यपाल को सौंपी है। यहाँ पर अनियमितताएं काफ़ी हैं और घोटालों से भी चीज़ें परे नहीं हैं। एक एग्ज़ाम में 4-5 साल देना एक स्मार्ट डिसीजन है? ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने एग्ज़ाम कौन सा चुना है। अब आप ये देखिए कि कभी कोई व्यक्ति सिविल सर्विस की टॉप पोस्ट को चुनता है और वो पर्सनल या प्रोफेशनल तरीके से गाइडेंस लेता है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको कई साल उस चीज़ को समझने में लग जाते हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि व्यक्ति ने करियर कौन सा चुना है। अगर आप थोड़ा उच्च पद चाहते हैं तो एक पेशेंस नाम की चीज़ आपको रखना पड़ेगी और पूरी स्ट्रेटजिकल हो गए आपको काम करना पड़ेगा। अगर एक एवरेज स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी करता है तो स्टार्टिंग में क्या डे टू डे रूटीन उसे फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो एक उसका रूटीन यानी दिनचर्या होना चाहिए। कोई भी आप बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ाई के घंटे तो तय करना पड़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी भी काम को कर सकता है अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो। आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जितने समय में एक आरक्षक की तैयारी करता है उतने समय में वो IPS भी बन सकता है। कोई घंटे तो उतने ही होते हैं आदमी के पास में। एक नज़रिया जिसे हम सोच कहते हैं वो होना चाहिए, और एक हमारे पास में रणनीति होना चाहिए। तो समय समान लगता है, बस एक सोच का फ़र्क होता है। एक आदमी ग्राउंड में मेहनत कर रहा होता है और एक बंद कमरे में स्टडी कर रहा होता है। आपको रिजल्ट दोनों के मिलेंगे, बस एक का रिजल्ट आरक्षक का आएगा, एक का रिजल्ट IPS का आएगा। प्लान भी रखना एक वीकनेस है या फिर एक स्ट्रेटजी? ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अब अगर आपके पास में रिसोर्स नहीं है तो प्लान भी रखना मैं मैच्योरिटी मानूंगा, और अगर आपके पास में रिसोर्स हैं और रिसोर्स होने के बावजूद आप अपना 100% देना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने गोल पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूँगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट लाइफ में ही पार्ट टाइम जॉब करना प्रेफर करता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब जिसकी ज़रूरत है, जो रिसोर्स नहीं जुटा पा रहा है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी संपन्न हो संसाधनों से, घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो आप बताइए वो अपना टाइम खराब क्यों कर रहा है? उसको तो अपने मकसद में लगना चाहिए और माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन लगता है थोड़ा सा। स्टूडेंट अगर 4 या 5 साल एक एग्ज़ाम की तैयारी में निकालता है और वो पेपर दे के आता है और उसको ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का सिस्टम से ही विश्वास उठ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। मध्य प्रदेश के छात्रों का इसमें जो एक मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर इस प्रताड़ना से कोई छात्र गुजर रहा है तो उसको मानव अधिकार आयोग में जाके कंप्लेंट कर देना चाहिए।
रीज़न क्या होता है कि एक स्टूडेंट अपना रिसोर्स, उसके बाद में समय और जो भी उससे बनता है सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है। वो बाहर जाके खर्चे उठा के, ट्रेवलिंग करके, कमरा लेके जैसे तैसे पेपर देता है और आखिरी में उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो आप समझिए कि उसके मन पे क्या गुजरती होगी। अब कोई व्यक्ति संपन्न है तो ठीक है। अब जो विपन्न व्यक्ति है वो तो एक बार ही अपने रिसोर्स का यूज़ कर सकता है, 2 बार कर सकता है। बार-बार कहाँ तक करेगा इसके रिसोर्स का इस्तेमाल? अभी इंडिया के कई स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, बट अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। एक स्टूडेंट जिसने इतने लंबे टाइम तक एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई भी कर लिया, नाम भी आ गया, बट तक उसकी पोस्टिंग ही नहीं दी। हाँ, ये भी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा दोष होता है। आपको सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि एक स्टूडेंट काफ़ी पीछे पहले ही साल गुजर चुका होता है और सिलेक्शन के बाद में भी अगर उसको पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो ये एक अलग टाइप की एक उसकी समस्या होती है कि वो कैसे समाज को फेस करेगा, कैसे लोगों को बताएगा। आगे उसे तैयारी करना नहीं है। और हमारे मध्य प्रदेश में तो खैर इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी पोस्टें होल्ड पे चल रही हैं इस समय। बिल्कुल सर, पेपर लीक रोकने के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है या फिर एक नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से टेक्नोलॉजी तो लाई थी। अब उसने उसने क्या करा, इस करप्शन को और बढ़ा दिया। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन में थोड़ी प्रोसेस टफ होती थी। ऑनलाइन में मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेस काफ़ी सरल हो गई है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी जगह से बैठ के आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सबूत आए हैं, जिस तरीके के घोटाले आए हैं, वो सब उसमें चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में करा क्या गया, आप ज़रा समझना उसको, कि मान लीजिए हमारा कर्मचारी चयन आयोग है, वो एसआई का पेपर, आरक्षक का पेपर, या आप देखिए नेट का पेपर, ये सब क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में पता ही नहीं चलता कि आपने किस व्यक्ति के नंबर किस तरीके से बढ़ाएं और किस व्यक्ति के नंबर आपने कम करें हैं। तो ये भी कहीं कहीं छात्रों की समस्या होती है, घोटालों के संकेत देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, मतलब मेरा मानना है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास संसाधन इतने होना चाहिए कि पेपर एक दिन में ही लो आप, चाहे आपको कितने भी कंप्यूटर सेंटर हायर करना पड़े, कम से कम बच्चे वो नॉर्मलाइजेशन के दंश से तो बच जाएंगे। और आपका जैसा दूसरा प्रश्न था कि पनिशमेंट, तो पनिशमेंट किसको मिल रही है? स्टूडेंट्स को मिलती है। वो भी कब मजबूर होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि इस एग्ज़ाम की सीट्स बिक रही हैं। जो बेच रहे हैं उनको आपने कब पनिशमेंट करा है? इसमें पूरा का पूरा जो सिंडिकेट काम करता है, अगर आप उसको ढंग से ढूंढोगे तो आपको तार वहाँ तक नजर आएंगे जहाँ तक आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या कदम उठाने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का कंपटीशन एग्जाम्स में वापस से भरोसा आ सके? नीतिगत बातें जो करती है ना, उनको ढंग से क्रियान्वित करें। एक एग्जाम्पल है कि लोक सेवा आयोग अपने खराब दौर से गुजर रहा था, तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने घोषणा करी थी कि हम MPPSC में कई सारे एग्ज़ाम को मर्ज कर देंगे और एक पेपर लेंगे। ये घोषणा 1.5 साल पहले करी थी। अभी तक हर एग्ज़ाम का अलग अलग फॉर्म भरवाया जा रहा है। आपको और थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं ऐसा सिस्टम हम डेवलप करेंगे कि इसमें एक बार आदमी फॉर्म भरेगा और कई प्रकार के एग्ज़ाम देगा ताकि उसके पैसे बचेंगे। और इस सिस्टम को एडॉप्ट करने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, लेकिन आज तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जीरो काम हुआ है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को निभाना भी आपकी ड्यूटी बनती है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई नेता अगर इस टाइप के अगर झूठे बातें अगर जनता से कर रहा है, अगर वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए? राजनीति का मतलब ही यही होता है कि आप जो बोलो वो करो नहीं, पहली चीज़ तो। और दूसरी, अगर एक कानून आएगा तो लाने वाले भी नेता ही होंगे। बिल्कुल। अब वो नेता अपने खिलाफ कानून लाएंगे तो इसमें तो मुझे बड़ी शंका हो रही है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली MP का बजट आया है जिसमें MP गवर्नमेंट ने MP का एजुकेशन बजट बढ़ाया है। क्या बजट बढ़ाने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगी MP में? आप पहले ये समझें कि पहले कितना बजट था और उसको कितना बढ़ाया गया है। हमारे यहाँ एक्चुअल में एजुकेशन का बजट MP में रखा ही कम जाता है। बट इस बार की गवर्नमेंट इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव करा है, लेकिन जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये आटे में नमक या ऊँट के मुंह में जी रही है। लेकिन फिर भी चलो हम मानते हैं कि उन्होंने बजट बढ़ाया है, तो हमें ये भी समझने की कोशिश करेंगे आगे के समय में कि बढ़े हुए बजट को वो
किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। बजट बढ़ाना मात्र एक मकसद नहीं होता है, आपकी नीति में भी क्लेरिफाई होना चाहिए कि आपने कौन सा प्रॉमिस करा है जिसको आप पूरा करने वाले हैं। बजट तो हमने लाडली बहनाओं का भी बढ़ाया है। बजट तो इतना बढ़ाया है कि मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा राज्य हो गया है, बजट से ज़्यादा हम पे कर्जा हो गया है। लेकिन आपको एक डाटा भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार 71% बजट अपना कुल अमाउंट का ये नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर, जिसमें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें लाडली बहनाओं की स्कीम पे खर्च होता है, सब्सिडी पे खर्च होता है, सैलरीज पे खर्च होता है। तो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसके लिए तो मात्र 29% राशि बच रही है। बिल्कुल, यानी कि एक टैक्स पेयर का पैसा किसी स्टेट को बिल्ड करने के लिए की बजाय एक फ्री वीज की स्कीम्स में जा रहा है वो। अगर ये चीज़ समस्या का विषय नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार निर्देश क्यों देते? वो केंद्र को भी निर्देश देते हैं, वो राज्य को भी देते हैं। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कि भारत में अभी वर्तमान समय में लगभग 18 राज्यों में महिलाओं से संबंधित कोई ना कोई ऐसी स्कीम चल रही है जो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करती है। और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में, असम में और वेस्ट बंगाल में, तीनों में नई स्कीम लॉन्च की गई है। यानी ये फ्री बीज बांटने को एक कल्चर बना दिया है। कि ग्रामीण एरियो में टीचर्स की फैकल्टीज़ की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रही है। क्या इस बार बजट बढ़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल पाएगा इसका? मेरा जितना भी टीचिंग करियर निकला है, मैंने उसमें एक बात नोटिस करी है कि गवर्नमेंट कभी टीचर की जॉब निकालती है ना, तो उसमें अंतराल आता है 3 से लेकर 5 साल का। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचरों को खानापूर्ति के लिए रखा जाता है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जो बोलती है कि 30 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए, इसकी कभी अनुपालना हुई नहीं है। अब रही बात गाँव की, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो टीचर जाना ही पसंद नहीं करते हैं ना, वहाँ पे आपको अभी पूरी तरीके से पाठशाला मिलती है। अगर वो बजट को खर्च करेंगे तो इस बजट को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कुछ मुझे लगता है कि इसमें शायद परिवर्तन आ जाए। जैसे भी आपने बोला, अगर बजट बढ़ने के बाद भी अगर ग्राउंड लेवल पे अगर सच में चेंजेस नहीं दिखते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार और जनता दोनों की है, क्योंकि सरकार का काम है जनता को किए गए वादों को पूरा करे और जनता का काम है सही सरकार को चुनना। तो कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। समस्याओं का कोई एक पक्षीय आधार नहीं होता है, इसमें दोनों पक्षों का दोष होता है। जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास या फर्स्ट क्लास से 8 क्लास की जो क्लास होता है उसमें स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को अब। स्किल तो हमारे देश का कल्चर है। हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर सर्च करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को बोला जाता है कि बचपन में चाय बेचते थे। APJ कलाम साहब के बारे में अगर सर्च करोगे तो वो बचपन में अवतार बेचते थे। तो आप देखिए कि घर के साथ जुड़ के घरेलू कामों में स्किल सीखना कभी बुरा नहीं हो सकता है। एजुकेशन के साथ स्किल सीखना बुरा कैसे हो सकता है? हम 5th क्लास हिंदी मीडियम वाले 6th में आते हैं तो हम संस्कृत सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, जो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। अब इसमें एक सिलेबस स्किल का भी डाल दिया जाए तो ये मान लीजिए कि आप बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये भी एक सब्जेक्ट की तरह ही है। तो स्किल एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस हिस्से पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा सर, रिसेंटली अभी क्या है, AI का टाइम चल रहा है और अभी बजट और स्कूल्स की अगर बात हो रही है, स्किल्स के साथ साथ में क्या 2026 के हिसाब से जो प्राइमरी स्कूल या फिर जो स्कूल्स हैं उसमें AI को पढ़ाना ज़रूरी कितना है अभी के टाइम पे? जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो आप देखिए कि जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ये हमेशा भारत से आगे पहले ही निकल जाते हैं। बिल्कुल, इस तरीके से उन्होंने सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि वो चीज़ों को अडेप्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनके यहाँ पर इन चीज़ों को सिखाया जाता है। अब आप एक और बताइए कि किसी व्यक्ति में एक टैलेंट है और एक व्यक्ति में वो टैलेंट है नहीं है, और दोनों जॉब के लिए जाएंगे तो टैलेंट वाले को लेंगे कि नॉन टैलेंट वाले को लेंगे? ऑब्वियसली टैलेंट वाले को। तो आप जो भी नए इनोवेशन को लाते हैं उनको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो AI हो या फिर आपको सोशल मीडिया का सदुपयोग करना हो। इन चीज़ों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर आपकी एजुकेशन का हिस्सा बनेंगी तभी आप आगे की जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप फेस कर पाएंगे।
अच्छा सर, अगर एआई एजुकेशन का हिस्सा बन जाए तो टीचर्स का क्या रोल होगा? टीचर्स का रोल होगा कि अपने छात्रों को उसकी सही जानकारी दें और उनको स्किलफुल बनाएं, क्योंकि इनके बिना काम तो चलना नहीं है। हाँ, टीचर को ट्रेनिंग देने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टीचर अगर ट्रेडिशनल हैं अपने, तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कंप्यूटर ईजाद किया गया भारत देश में, तो जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उनने कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, तो उनका कहना होता था कि इस कंप्यूटर से जल्दी काम तो हम कर लेंगे, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तो यही सब टेक्नोलॉजी का खेल है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज जिसको होगी वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आपका काम आज के युग में तो नहीं चल सकता है। प्रेजेंट में जो अभी का जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा एक एआई बेस्ड मॉडल को स्कूल में उतारने के लिए? अगर प्राइवेट स्कूल की बात करी जाए, जैसे आप और मैं गुना में रहते हैं, तो आप देखना कि जैसे हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं, बंदना कॉन्वेंट, क्राइस्ट स्कूल, नीलवर्ड टाइप के, तो इन्होंने क्या है कि जब भी कोई इनोवेशन आता है इसको अडोप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, बट ये गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल में ये कुछ विशेष स्कूल, जैसे आप सीएम राइज स्कूल जो संदीपनी वाले थे, उनमें ये अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट में एक क्या है कि बहुत व्यापक स्तर पर चाहिए ये चीज़। अब फिर वहीं पे आ जाते हैं हम कि हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, हमारे पास स्किल टीचर कितने हैं, और स्टूडेंटों का इसमें इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा पे करने में सक्षम होता है वो चीज़ों को अडोप्ट कर लेता है, और जो पे करने में असक्षम होता है वो ये कहने लगता है कि चीज़ ही खराब है। अच्छा सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा ये है कि सरकार सबसे पहले तो शिक्षा को सरल और सुलभ बनाए। इसमें किसी प्रकार की डिप्लोमेसी की बजाय नीतियाँ इतनी जनता के अनुकूल होना चाहिए। आप देखिए कि कम से कम किसी भी देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ हैं जिनको हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, या कहना चाहिए कि फ्री पहुंच जाए। इस पर जितना काम कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि आप बेहतर मानव संसाधन कब बनाएंगे? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा और शिक्षित होगा। अगर स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति है तो देश का विकास होगा, हो सकता है राजनीति का विनाश हो जाए। पढ़ाई माहौल को कैसे प्रभावित करता है और पढ़ाई के लिए माहौल कैसे बना सकते हैं? देखिए, कभी भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यवहार में हमें कोई दोष दिखता है तो हम क्या कहते हैं कि यार इसके घर का माहौल सही नहीं है, इसलिए ये ऐसा है। पढ़ाई की शुरुआत क्या है कि अपने परिवार और घर से चालू होती है। अगर घर में आपके पॉजिटिव माहौल है, घर वाले अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि माहौल है। फिर दूसरा चरण होता है हमारे स्कूल का, कि स्कूल किस तरीके से माहौल बनाने में काम करता है। फिर तीसरा चरण होता है संगत का, कि हम किस प्रकार की मेजोरिटी को चूज करते हैं। यानी एक बात देखी जाए ना, तो ये सब क्रिएशन हमारा खुद का भी योगदान रहता है करने में। अब आप बताइए कि अगर कोई छात्र जो कम पढ़ता है वो पढ़ने वाले बच्चों की मेजोरिटी में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पढ़ेगा, और एक पढ़ने वाला छात्र कुछ ऐसी मेजोरिटी में चला जाएगा जहाँ पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो वो लेग हो जाएगा। यानी माहौल चीज़ों को डिसाइड करता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन माहौल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारी ज़रूरत है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई चीज़ हासिल करना है, तो मैं माहौल भी क्रिएट करूँगा। रिसेंटली अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? या एक संक्षिप्त में अगर बहुत से स्टूडेंट 12th के एग्ज़ाम के बाद में चीज़ें रिसर्च करते हैं, क्या बेसिक चीज़ें उन्हें पहले पता होना चाहिए सिविल सर्विस की तैयारी के पहले? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो स्कूलिंग होती है वो 12th तक वो अच्छे से करें। बिल्कुल, एक बेसिक नॉलेज। बिल्कुल 12th तक स्कूलिंग पे ध्यान दें अगर सिविल सर्विस में आना है उनको तो। और 12th के बाद उनके पास में जो ग्रेजुएशन होती है उसमें ग्रेजुएशन और आपकी जो सिविल सर्विस की पढ़ाई है उसको पढ़ने का पूरा मौका मिलता है। ये 3 साल जो होते हैं ना वो बेस बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अब जैसे जिस युग में हम लोग रहे हैं, आप रहे हैं, उस युग में तो क्या है, कॉलेज के बाद पता करते थे कि हमें करियर कौन सा चुनना है। आज कम से कम बच्चों में एक एडवांसनेस आ गई है और वो क्या करते हैं कि अभी से अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं, उनके माता पिता भी चिंतित होते हैं। तो मेरी ओपिनियन यही है कि आप आराम से 12th क्लास कर लें और उसके बाद में आप जो आपकी ग्रेजुएशन चलेगी उसके साथ में या समानांतर पढ़ाई करें। चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप गाइडर पकड़ें, चाहे जो भी आपको माध्यम लगता है, सबसे सही तरीका है ग्रेजुएशन के साथ में। अच्छा सर, जैसे अभी आपने सेल्फ स्टडी की बात की,
सेल्फ स्टडी और कोचिंग की स्टडी दोनों में क्या डिफरेंस है, और कोचिंग कब ज्वाइन करना चाहिए और कब सेल्फ स्टडी? देखिए, इस पे डिपेंड करता है। जैसे हम कोचिंग में गए, तो अगर कोचिंग होती है हमारा समय बचाने के लिए, लेकिन कोचिंग भी तो ऐसी होना चाहिए कि जो इस काम में परफेक्शन रखती हो। अब आप देखिए, किसी ने कोई ऐसा होर्डिंग लगा दिया कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ, या विज्ञापन कर दिया, और पता चली उसके टीचर में वो स्किल ही नहीं है, तो ये तो भटकाव की स्थिति हो गई। मेरा मानना ये है कि आदमी में पढ़ाई की इच्छा है तो थोड़ा सा उसको अन्वेषक भी होना चाहिए, रिसर्च करने वाला भी होना चाहिए। तो कोचिंग तो आपका टाइम बचाने के लिए होती है अगर वो सही तरीके से मेंटेन हो रही है। और दूसरी रही बात सेल्फ स्टडी की, अब व्यक्ति के पास में अगर संसाधनों का अभाव है तो वो किसी चीज़ से पीछे तो नहीं हटेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर वो चीज़ों को सर्च करेगा और अपने जो उद्देश्य उसके प्रति अगर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि सेल्फ स्टडी से भी छात्र निकलते हैं। ये नहीं है कि कहीं पे हवा तो वहीं से छात्र निकलेंगे, छात्र सब जगह से निकलते हैं। स्टूडेंट्स ने एक मेंटेलिटी बना ली है, छोटी छोटी जगह छोटे शहर के स्टूडेंट बड़ी कोचिंग क्लासेस पे जाते हैं, वहाँ पे ओनली सिर्फ उनका विज्ञापन देख के। क्या सच में उनके लिए वहाँ पे वो स्टडी मिल पाती है या नहीं? पहले तो आप ये बताइए कि क्या वो छात्र अकेले पढ़ाई करने के लिए गए कि बड़े शहर में? अब ये तो डिपेंड करता है सर उनके ऊपर। आप क्या है कि एक डिसिप्लिन चाहिए होता है पढ़ाई के लिए। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जो कोचिंग के या एजुकेशन के हब बने हुए हैं, वहाँ पे छात्र कई प्रकार की अननेसेसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, पढ़ाई पीछे छूट जाती है, बहुत ज़्यादा ही आगे निकल जाता है। हमारे छोटे शहर का छात्र एक अपनी उस जगह पर लाइफ चाहता है जहाँ पर उसे स्ट्रगल करके अचीव करना चाहिए, और उसका खेल थोड़ा लंबा चला जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको नॉलेज है, गाइडेंस है, और आप डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो आप कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। विज्ञापन की जहाँ तक आपने बात कही, तो विज्ञापन तो प्रलोभन के ही होते हैं। आप अगर हम इंदौर को टारगेट करें, तो इंदौर में आप किसी भी कोचिंग में जाइए, जिस दिन भी आप जाएंगे उसी दिन वहाँ पर एक ऑफ़र चल रही होगी कि आप इसी समय अगर कोई एडमिशन लेंगे तो आपको इतनी छूट मिलेगी। आप 365 दिन जाइए, 365 दिन वो ऑफ़र ओपन रहेगी। आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, इस ऑफ़र वाले शब्द में ही आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। करियर काउंसलिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? करियर काउंसलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए। देखिए, जैसे स्टूडेंट एक अबोध बालक होता है। अब आप ये बताइए कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेके 10th और 12th तक के छात्र में कितना ज्ञान होता है? वो अपने आसपास के मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने टीचर्स से ही तो इंस्पायर्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसको पूरे निर्णय लेने के अधिकार अगर दे देंगे, तो उसमें भटकाव की स्थिति काफ़ी बन सकती है। तो कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 9th 10th आदमी की चल रही होती है, तो उसके बाद में 11th में वो क्या सब्जेक्ट लेगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। मेरे टाइम पे मेरे मित्रों ने झुंड में सब्जेक्ट लिया था। मैंने पूछा क्यों लिया? अधिकांश जो व्यवसाय वर्ग के मेरे मित्र थे, तो उन्होंने सब्जेक्ट लिया कॉमर्स। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने कॉमर्स क्यों लिया। बस उनका कॉमर्स लेने का मतलब ये था कि मेरे मित्र ने लिया है इसलिए मैंने भी लिया है। अगर ये चीज़ आप समझिए कितना भटकाव आ गया। अब कोई समझाने वाला होता है, ये पूछता है कि भाई तूने ये सब्जेक्ट लिया है, इसका एडवांटेज क्या है? क्या तू नौकरी चाहता है? क्या तू बिजनेस चाहता है? इससे सीखेगा क्या? इस जगह पर कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और कैरियर काउंसलिंग बच्चे की नहीं होना चाहिए, साथ में बच्चे के माँ बाप की भी होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये समझ में आना चाहिए कि उनके बच्चे में कैपेबिलिटी कितनी है और वो किस दिशा में जा सकता है, क्योंकि ऑब्जर्व तो वही करते हैं 24 घंटे। तो ये कोर्सेज कहीं कहीं पे तो प्रोफेशनल होते हैं, और कहीं कहीं पर ये अपने जो मार्गदर्शक होते हैं, टीचर्स वगैरह पुराने होते हैं, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और मेरे हिसाब से कैरियर काउंसलिंग तो अनिवार्य होना चाहिए और विदाउट कॉस्ट होना चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर उसके मन में डाउट आता है या करियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए कहाँ अवेलेबल रह सकते हैं? मैं उसको हर पल, हर मिनट अवेलेबल हूँ। कभी भी एक कॉल करके ही मेरे से संपर्क किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो 9th-10th में हो, 11th-12th में हो, अगर वो कैरियर काउंसलिंग को लेके जो भी उसकी मन में भ्रम हो, भ्रांति हो, माता पिता को लेके, वो कभी भी मुझसे टाइम लेके आ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। में 20 ये कहना चाहिए एवरी डे
अवेलेबल हों उनके लिए। करियर काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसी काउंसलिंग हमें नहीं मिली। हम तो चाह रहे हैं कि किसी भी छात्र का इससे नुकसान ना हो और छात्र को एक दिशा मिलना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी समझना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम इतने बड़े पहाड़ को उसके ऊपर रख दें जिसके नीचे वो दब के मर जाए, और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टैलेंट है और फिर भी हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में तो आप जब कभी भी कोई व्यक्ति मुझे याद करेगा, मैं उसके सामने ही उसे मिलूंगा। बिल्कुल, अगर अगर आपको भी अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप सर का इंस्टा अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल पे आप उनके लिए मैसेज या डीएम करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर से। सर, आज के टाइम पे सोशल मीडिया एग्ज़ाम डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा किलर है। इससे कैसे निकल सकता है कोई स्टूडेंट? देखिए, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो उपयोगी हो सकती है, लेकिन वो उपयोगी है वो इस तरीके से है कि जैसे कोई एक भुसा हो और उसमें एक सुई ढूंढना हो अपने लिए। अब बात आ रही है कि डिस्ट्रैक्शन की, तो ये तो तय बात है। आप देखिए कि एक मोबाइल में मैसेज का एक बीप बजता है और उस बजने के साथ ही व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो मानना पड़ेगा हमें कि अगर आप किसी मकसद के लिए जी रहे हैं तो आपको क्या है, सोशल मीडिया के साथ एक संतुलन बैठाना पड़ेगा। और मेरी राय तो ये है कि आपने कई टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, कुछ लोगों को जो नीट में निकलते हैं, यूपीएससी में निकलते हैं, आप देखना वो सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी बना के चलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया जाता है और व्यक्ति को बड़ा फालतू की बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें इसमें एक डिसिप्लिन लेके चलना पड़ेगा। रोजगार के लिए युवाओं को क्या प्रयास करना चाहिए? रोजगार के लिए युवाओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कितना समय दे सकता है। अगर वो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसका इंटरेस्ट है, उसे लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो उसमें जाएगा। या फिर वो अपने स्वरोजगार में भी जा सकता है। कई प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं। कभी कभी वो स्किल बेस कोई एजुकेशन लेता है तो वो भी उसके लिए सार्थक साबित हो सकती है। तो युवाओं के लिए बहुत मल्टी चॉइस है, लेकिन इस मल्टी चॉइस के पीछे एक चीज़ छुपी हुई है, वो है उनका टैलेंट। अगर उनमें टैलेंट है तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ कमा खाएगा। अच्छा सर, एकेडमिक पढ़ाई कैसी होनी चाहिए और स्टार्टिंग में या एकेडमिक पढ़ाई में क्या चेंजेस होना भी ज़रूरी है प्रेजेंट के हिसाब से? देखिए, एकेडमिक पढ़ाई में सबसे पहले ये डिग्री बेस तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक जो नंबर गेम में उलझ जाते हैं लोग बाग, वो भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का आधार होना चाहिए प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी हो रही है, आप में स्किल कितनी आ रही हैं, और आप जो चुनौतियां आपको मिलने वाली हैं आगे, जैसे खुद को सरवाइव करना है, समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करना है, रोजगार लेना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, तो उन चुनौतियों को फेस कर सकें हम, इस प्रकार की एकेडमिक पढ़ाई हमारे आधार में आना चाहिए। एक व्यक्ति को मानव से मानव संसाधन बनने में कितना टाइम लगता है? ये उसकी जागरूकता पे डिपेंड करता है। मानव संसाधन बनने की प्रोसेस तो नर्सरी से चालू हो जाती है। हम एक दिन में कुछ भी नहीं बना सकते हैं। व्यक्ति के अंदर हर चीज़ धीरे धीरे इंस्टॉल होती है। किसी भी व्यक्ति में मैच्योरिटी का जो लेवल होता है वो एक्चुअल में बोला जाए तो कभी नहीं आता है। बस ये होता है, उसका एक अंतर होता है कि आज मेरे में 60% है, कल 70% हो जाएगी, परसों 80% हो जाएगी। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए प्रयास हर आदमी को करना होता है। एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में जो फीस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर कोई स्टूडेंट अगर हाई फीस पे नहीं कर सकता है, तो वो ये स्टडी सेल्फ सही तरीके से कैसे कर सकता है? देखिए, अगर व्यक्ति की इच्छा है तो संसाधन जरूरी तो हैं, लेकिन न्यूनतम संसाधनों से भी काम चला सकता है। आज की डेट में आप देखिए कि जो भी बड़े सिलेक्शन होते हैं उसमें हमें कहीं छोटे शहर का, कहीं किसी गांव का, कोई सेल्फ स्टडी करने वाला व्यक्ति, कोई अपने न्यूनतम रिसोर्स से एक आध चलता फिरता गाइडर ढूंढ के भी काम चला लेता है। कभी कोई अपने सीनियर्स के सानिध्य में भी काम कर लेता है। तो ये क्या है कि अगर प्रोफेशनली आप देखें तो फीस में भी वैरायटी पाई जाएंगी आपको। किसी आप छोटे शहर में पढ़ाई करेंगे, अगर मान लो कोई वहाँ पे काबिल व्यक्ति मिल जाए तो हो सकता है कम फीस में ही आपका काम हो जाएगा। और कभी आप बड़ी जगह पे जाके भी हो सकता है बड़ी फीस दे के भी सफलता हासिल ना कर पाएँ। तो ये एक व्यक्ति पे डिपेंड करने वाली वैरायटी है। अगर व्यक्ति सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो वो अपने रिसोर्स ढूंढना जानता है।
अगर आप पढ़ाई देखेंगे तो जिस सोशल मीडिया पे हम कमेंट करते हैं वो सोशल मीडिया भी एक जरिया बन सकता है। आजकल अगर आप ढूंढेंगे तो यूट्यूब पे भी आपको अच्छे एजुकेटर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, सीनियर्स का गाइडेंस मिल जाएगा। और इंस्टीट्यूट वाले भी अपना कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उसके माध्यम से भी पता चल जाएगा। यानी कहना चाहिए कि जहाँ चाय वहाँ पे राह है, और उस राह के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सर। सर काफ़ी कुछ चीज़ें अभी इस पॉडकास्ट में चीज़ें क्लियर हुई। अगर एक स्टूडेंट अगर आपके पास आता है और कोई एक अगर सलाह आपको उसको देनी हो, तो वो कौन सी सलाह होगी जो आप उसे देना चाहोगे? मैं उससे कहूँगा कि आप अपनी दिनचर्या को डिसिप्लिन में लाओ। अगर आप में डिसिप्लिन है तो कोई भी आप मकसद हासिल करना चाह रहे हो उससे आप पीछे नहीं हट सकते हो। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना जरूरी है जिसकी वो बात माने, जिसको वो गुरु माने। वो गुरु चाहे खुद अनपढ़ हो लेकिन उसके निर्देशों की अनुपालना होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो कह रहा है वो मेरे हित में कह रहा है। हम सब इसलिए भटक गए हैं कि हम 100 घोषित गुरु हो गए हैं अपने। अगर हमारा कोई गुरु है या हमारा कोई गाइडर है, चाहे वो हमारे माता पिता ही इस लेवल पर हों कि जिनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आदमियों का भी भटकाव आएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें आज आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। आई थिंक ये पॉडकास्ट देखने के बाद में आपके भी जितने क्वेश्चंस होंगे उसके राइट आंसर आई थिंक आपको मिले होंगे। और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ हम आगे आपके लिए मिलेंगे। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया राज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और आपने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे, अगर दिल से पूछा जाए तो मैं भी चाह रहा था कि इस टाइप के प्रश्न एक चर्चा में सामने आए ताकि लोगों को पता चले कि इन प्रश्नों के सही आंसर क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सर। बाकी धन्यवाद। धन्यवाद।